ठीक। तो तो आज हम शुरू करेंगे यूनिट 2 की सेकंड क्लास से, ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आपका एक सेकेंड। ऑनलाइन। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। हाँ जी, तो हेरिटेज ऑफ इंडिया एंशियंट, ठीक है, एंशियंट टाइम पीरियड की जो हेरिटेज थी इंडिया की, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक, तो इसे शुरू करते हैं अभी। तो सबको विजिबल है अभी? हेलो, यस सर। एक स्लाइड आगे आ गया था। हाँ, तो हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे हम पहले अभी। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। अभी तक हमारा क्या चलता आ रहा था, हेरिटेज क्या होता है, उसके प्रिजर्वेशन वाले चैलेंजेस क्या होते हैं, कौन से आर्किटेक्चर थे हमारे, कॉलोनियल आर्किटेक्चर था, मेडिवल आर्किटेक्चर था, ठीक है, मुगल इन्फ्लुएंस था, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का इन्फ्लुएंस है इंडिया पे, उनका टेम्पल का आर्किटेक्चर है ना, उनके हिस्टोरिकल रूट्स, इस सब के बारे में बात करी थी। इसके बाद अभी बात करेंगे हम हेरिटेज ऑफ इंडिया एंशियंट, यानी कि एंशियंट इंडिया में जो हेरिटेज था उसके बारे में बात करेंगे। तो हेरिटेज ऑफ इंडिया इन द एशियंट एरा, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा 1000 ईयर पुराना माना जाता है, ठीक है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होता है हमारा एशियन पीरियड। तो वहां से हेरिटेज शुरू हुआ है हमारा, वो सारा क्या है, हमारा इंडियन हेरिटेज के अंदर में आता है, ठीक है। तो द हेरिटेज encompasses various aspects of life including religion, philosophy, art, architecture, literature and more। यानी कि जो हेरिटेज है वो किस किस चीजों को कवर करता है, हमारी लाइफस्टाइल होती है जो, है ना, रिलीजन होता है, फिलोसफी होती है, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सारी चीजों को कवर करता है। क्या करता है, हेरिटेज, ठीक। India's ancient heritage is a testament to the remarkable intellectual, artistic and spiritual achievement of its people over millennia। यानी कि जो इंडिया का जो हेरिटेज है वो किसका सबूत है, कि जो कि बुद्धिमत्ता है हमारी, है ना। आपको मैंने बताया था जो जीरो और पाई की वैल्यू है ना, किसने बताई, इंडियंस ने बताई थी, आर्यभट्ट ने बताई थी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी बुद्धिमत्ता का एक प्रतीक है हमारा जो हेरिटेज है, ठीक है ना। वो क्या है, किसका किसका सबूत देता है कि हमारी जाती ना, मैं ऑनलाइन ले रही हूँ क्लास। हेलो खुशबू, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। खुशबू, ओके, थैंक यू। तो ये क्या है, हमारे इंटेलेक्चुअल का दिखाने का कोशिश करता है, जो हमारा हेरिटेज है इंडिया का, जो कि कितने हजारों साल पुराना है, वो हमारे इंटेलेक्चुअल को दर्शाता है ना। हमारी आर्टिस्टिक वैल्यू, जो कि आपके मंदिर मस्जिद है ना, ये सारी चीजें बनी हुई हैं, वो क्या है, आर्टिस्टिक, आपके पेंटिंग है, खुजराहों के मंदिर हैं जो कि केव को कार्व करके बनाए गए हैं, है ना, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं, ये सब दिखाता है हमारे, ठीक। हेरिटेज कंटिन्यूज टू शेप एंड इंस्पायर मॉडर्न इंडिया एंड इट्स सोर्स ऑफ fascination of people around the world interested in the country's ancient wisdom and tradition। यही सारी चीजें जो हैं हमारी इंडिया की, जो हमारी आर्टिस्टिक वैल्यू है, स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स है ना, इंटेलेक्चुअल है, ये सारी चीजें ही क्या करती हैं जो बाहर के देश हैं, है ना, उन लोगों को अट्रैक्ट करने का काम करती हैं, यानी इंटरेस्ट दिखाने का काम करती हैं, कि यहाँ की आके चीजों को सीखते हैं। आयुर्वेद हुआ, योगा हुआ, है ना, ये क्या है, हमारी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है,
है ना। योगा क्या होता है, ध्यान लगाना हुआ, मेडिटेशन हुआ, ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आई हैं, इंडिया से ही निकल के आई हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो की एलिमेंट है इंडियन एंशिएंट आर्किटेक्चर को हेरिटेज के, वो क्या है। पहला आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक। ये मैं आपको ये फोटो दिख रहा है आपको नीचे, वो किसका है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, जिसमें आपको एक देखिए ब्लू रंग का सीन दिख रहा है, वो क्या है, बाथ हाउस है। यानी कि बाथ हाउस भी है, उसे आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो पानी को स्टोर करने वाली जगह है ना। इसमें आपने देखिए सीढ़ियां भी बनी हुई है, स्टेयर्स बनी हुई है। तो ये क्या है, आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन हेरिटेज है आपका, है ना, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जा सकता है। ये क्या है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश अराउंड 2500 BC to 1500 BC. It is its archaeological sites such as Mohenjo-daro, Harappa reveals advanced urban planning, trade, and a script that is yet to be fully डिसाइफर्ड। यानी कि ये जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही पार्ट है। एक सेकेंड, अरे खुशबू है क्या इसमें? बोलिए। अरे एक नंबर ऐड कर दो भाई, ये क्या है पता नहीं। चैट बॉक्स में आएगा, मैं भेज रहा हूँ। ओके मुझे भेज दो, मैं ऐड कर दूंगी। वो भी बता देना कौन से सब्जेक्ट वाले में ऐड करना है। हमारे में ही करना है। ओके सर, ओके ठीक है, ओके ठीक। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, हमारी 2500 से लेके 1500 या फिर 1750 BC तक की रहती है, जो कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये अलग अलग डेट्स इसलिए आती हैं क्योंकि हर किसी के मत अलग अलग है ना। तो कि कोई किसी को कोई मानता है कि 1750 BC तक रहती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, कोई मानता है 1500 BC तक रहती है। लेकिन इसकी जो मेन फीचर्स क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनका आर्कियोलॉजिकल साइट है ना, उनके जो एडवांस अर्बनाइजेशन प्लानिंग थी, ठीक है ना, जो उन्होंने शहर बनाए थे हड़प्पा और मोहनजोदारो, वो इतने अर्बनाइज थे कि उनको देख के आप ये कहोगे कि आज के इंडिया की सिटीज आज भी बहुत पीछे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा प्रॉपर, है ना, और वहां पे जो घर बने हुए थे वो वेल प्लान थे, ठीक है। और उसमें ये भी था कि उच्च सदन और उच्च स्तर और निम्न स्तर, यानी कि जिसमें जो उस सोसाइटी के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पुरोहित वगैरह जो लोग होते थे, है ना, जो टाउन की हेड होते थे टाउन के, है ना, वो लोग उच्च स्तर पर रहते थे और जो आम जनता होती थी वो निम्न स्तर पर रहती थी, ठीक। ये सारी चीजें, ट्रेड हो गई, स्क्रिप्ट हो गई, है ना। वो क्या है, ट्रेड क्या है आपका, मैंने बताया था कि जो लोथल बंदरगाह है वो ट्रेड का एक मुख्य वो था केंद्र। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड होती थी वो ज्यादातर किसके द्वारा होती थी, समुद्री रास्ते के द्वारा होती थी। तो वो एक बंदरगाह बना हुआ है, सोचिए उस समय बंदरगाह बना हुआ था, ठीक। और जो उनकी अभी भी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट हैं जो कि अभी तक पूरी तरीके से डिसाइफर नहीं हो पाई हैं, ठीक है ना। मतलब डिसाइफर मतलब उनको अभी तक उनका अनुवाद नहीं हो पाया है, हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं। अभी भी ऐसी कुछ उनकी स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि अभी तक हम उन्हें समझ नहीं पाए हैं, ठीक। इसके बाद आ जाता है हमारा वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड क्या है हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की बात होती है इसमें 1500 से लेके 500 BC तक, ठीक। और ये क्या करता है, इसी में हमारे जो वेद हैं, है ना, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे क्या है, ये इसी समय की उत्पत्ति इनकी सबकी इसी समय होती है, ठीक। और यहीं से हमारा जो हिंदुइज्म होता है वह शुरू होता है ना। उनके ट्रेडिशन, रिलीजन, हिंदुइज्म के वो सभी कहाँ से शुरू होते हैं, हमारे वैदिक पीरियड से। फिर इसके बाद आया था बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इन द 6th century BC सिद्धार्थ गौतम एंड महावीर फाउंडेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यानी कि 6th century BC में भगवान बुद्ध ने, मतलब सिद्धार्थ गौतम ने और महावीर स्वामी ने किसका शुरुआत करी, बुद्धिज्म और जैनिज्म की, ठीक। महावीर, ठीक है। और ये क्या थे, हमारे 2 मेजर रिलीजन है इस समय के, उस समय जब शुरू हुए थे उसके बाद से लेके अब तक उनकी जो प्रोग्रेस रही है ना, उनका जो स्प्रेड रहा है वो क्या है, वो अभी इस समय हमारे पूरी दुनिया में और इंडिया में सबसे बड़े रिलीजन के तौर पे उभर के आए हैं, है ना, उनमें से एक उभर के आए हैं। तो इनकी टीचिंग्स क्या बताती है हमें, इन दोनों धर्मों की टीचिंग्स क्या बताती है हमें, कि एथिक्स के बारे में बताती है। एथिक्स यानी कि आपको सही गलत की समझ बताती है ना। मोरालिटी यानी कि आपके अंदर मोरल्स होने चाहिए,
है ना, यानी कि जैसे मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, है ना, वो होना चाहिए कि आपको कोई बताने की चीज नहीं होती है कि आपको क्या सही है और क्या गलत है, आपके अंदर इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। एंड अचीविंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, और जो कि आपका आत्मज्ञान है ना, वो आपको ज्ञान करने के लिए उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। ये सारी टीचिंग किसकी है? हमारी बुद्धिज्म और जैनिज्म की। फिर इसके बाद आ जाता है क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर। एंशिएंट इंडिया प्रोड्यूस ए वास्ट बॉडी ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर इंक्लूडिंग महाभारत एंड रामायण, द पुराण एंड द प्लेज ऑफ कालिदास। These texts remain central to the Indian culture and have influenced art, literature, philosophy for centuries. अब देखो इसमें जो हमारी क्लासिकल संस्कृत थी, संस्कृत का उदय कहाँ से हुआ? हमारा वैदिक पीरियड से ही, ठीक है ना। 1500 टू 500 बीसी का जो पीरियड है वैदिक काल, ठीक है ना, वैदिक पीरियड जो है वहीं से हमारी संस्कृत का उत्पत्ति हुई है। और इसको आप कैसे भी कंबाइन रिलेट कर सकते हैं कि जो आपका ऋग्वेद है वो संस्कृत में लिखा हुआ है ना, और वैदिक पीरियड में ही वैदिक काल में ही हमारा ऋग्वेद और सारे वेदों का निर्माण हुआ है। तो यानी कि आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि जो आपका संस्कृत की उत्पत्ति है उसको भी क्या माना जाता है? वैदिक पीरियड का उत्पत्ति मानी जाती है। अब एंशिएंट इंडिया में क्या है, कई सारी संस्कृत लिटरेचर देखी जाती है, जैसे महाभारत हो गई, रामायण हो गए, हमारे पुराण हो गए, है ना, कालिदास के प्ले जो भी हैं वो सभी क्या है? संस्कृत में ही लिखे गए हैं, ठीक है ना। और भी कई सारे हैं, और जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की है ना, वो क्या है? उसमें संस्कृत में ही लिखी हुई है। तो ये सब मिला के आपको क्या दिखाने का कोशिश करते हैं? ये दिखाते हैं कि इंडिया में लिटरेचर का कितना प्रभाव था। भाई वहाँ इंडिया में हमेशा से गुरुकुल रहा है ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था हमेशा से, ठीक। उसके बाद उनकी जो टीचिंग्स होती हैं उससे उन्हें क्या मिलता था? उन्हें वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में जानकारी मिलती थी गुरुकुल के द्वारा ही, ठीक है। तो इससे क्या होता था? उनकी जो ट्रेडिशन है वो और ज्यादा मजबूत होते थे। क्यों? क्योंकि गुरुकुल में जो आचार्य होते थे वो एक काफी उम्र के लोग होते थे, है ना, ज्यादातर जो होते थे आचार्य वो काफी एजेड होते थे। तो वो क्या होता था? उनके पास इतना ज्ञान होता था कि वो आपको जो बचपन से बच्चे गुरुकुल में जाते थे वो उन्हें इतना परिपक्व बना देते थे कुछ ही सालों में कि उनके अंदर सारे ट्रेडिशंस और कल्चर की ज्ञान हो जाता था, जिससे कि वो आगे चल के अपने कल्चर को और अपने ट्रेडिशंस को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके अपने लोगों के साथ, ठीक है ना। उनकी जो फिलॉसफी है ना, गुरुकुल की जो फिलॉसफी है, तो ये क्या है? हमारे संस्कृत लिटरेचर में ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि उनका लिटरेचर और फिलॉसफी पे कितना ज्यादा प्रभाव रहता है। ये कौन है? एक मिनट, मोहित अपना कैमरा ऑफ कर लो बेटा, ठीक। फिर इसके बाद आ जाते हैं मौर्य एंड गुप्ता काल, है ना, या एम्पायर। तो मौर्यंस का क्या पीरियड रहता है? 322 से 185 बीसी तक का और पीरियड रहता है, वो किसका रहता है? मौर्यंस का रहता है। इसके बाद आते हैं हमारे गुप्ता एम्पायर, वो रहता है 320 to 550 सीई, यानी कि या फिर एडी बोल लो आप। These were the two India's most influential dynasties. They made significant contribution to art, architecture and the spread of Buddhism and Hinduism. यानी कि जो मौर्यन एम्पायर को किससे एसोसिएट किया जाता है? बुद्धिज्म से किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अशोक क्या था? सबसे बड़ा रूलर था इसका, मौर्यन एम्पायर का, ठीक। उसने क्या किया था? पूरे मौर्य साम्राज्य को पूरे इंडिया पे प्रभावित कर दिया था, ठीक। नॉट इवन इंडिया बट पाकिस्तान एंड सिंध क्षेत्र जो है ना, कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र भी, ये सारा उसके कब्जे में था, ठीक है ना। तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? मौर्यन काल का सबसे अच्छा वो कहा जाता है राजा, ठीक है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसको मिलता है? बुद्ध धर्म को। क्यों? क्योंकि अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया था कि चंद्रगुप्त ने भी जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त जबकि फाउंडर था, तो फिर उसका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उसने जो चंद्रगुप्त ने जो अपनाया था जैन धर्म को, वो अपनाया था अपने जीवन काल के अंत में, है ना। उसने सिर्फ और सिर्फ अंत काल में जो अपना अंत काल आया था उसका, उसमें अपरिग्रह प्राप्त कर लिया। और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कि कुछ भी संचित नहीं करना, और आपके वो सब कुछ त्याग के गुफा में चले जाते हैं और भूखे प्यासे रह के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। तो जो उन्होंने अपनाया था वो अपनाया था अपने जीवन काल के अंतिम समय में, ठीक।
तो उससे क्या हुआ था, वो उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सके थे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि उसमें जैन धर्म का इतना इन्फ्लुएंस इसीलिए नहीं दिखाई देता है मौर्यन काल में, क्योंकि उन्होंने अंतिम समय में अपनाया, और उसके बाद उनके जो बेटे थे बिंदुसार, है ना, उन्होंने नहीं अपनाया उसे, उन्होंने केवल हिंदुइज्म को ही अपना के रखा। लेकिन जब अशोक हुए, है ना, और कलिंग युद्ध के बाद जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, तब उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया और बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी बहुत किया, अपने पुत्र और पुत्री के द्वारा करवाया। श्रीलंका, बांग्लादेश, है ना, म्यांमार, बर्मा, चाइना, तिब्बत, नेपाल, काठमांडू, वो सॉरी काठमांडू बोला हूँ, भूटान, है ना, ये सारे देशों में क्या किया उन्होंने, प्रचार प्रसार किया। इसलिए बोला जाता है कि मौर्यन पीरियड में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका देखने को मिलता है आपको, बुद्ध धर्म का, ठीक। इसके बाद इनका आर्किटेक्चर और आर्ट में भी बहुत ज्यादा देख सकते हैं आप, जैसे मैंने लगा रखा है सांची का स्तूप हो गया, अशोक पिलर्स हो गए, है ना, ये क्या हमारे आर्किटेक्चर का प्रमाण देते हैं उस टाइम पीरियड का, कि कितनी अच्छी आर्किटेक्चर थी हमारे यहाँ। जो कि सांची के स्तूप आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश का है, ये आपको बिहार में भी मिलेगा, है ना। और अशोक स्तंभ में इन पे क्या है, अशोक के बारे में लिखा होता है, नीचे एक प्लेट होती है पत्थर की, है ना, उस पर सब कुछ लिखा होता है। लेकिन इन सब में, है ना, हिंदी या संस्कृत में नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, इसमें मिलेगा आपको पाली भाषा में, ठीक है ना। क्यों मिलेगा, क्योंकि जो बुद्ध धर्म की भाषा बोली जाती है वो होती है पाली भाषा, ठीक। तो अब जब अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया, तो उसने भी क्या किया, पाली धर्म, पाली जो लिटरेचर है उसको ज्यादा प्रसारित किया, है ना। ऑब्वियसली कि भाई जब वो उसे बुद्ध धर्म को फैला रहा है, प्रचार कर रहा है, तो उसकी जो भाषा है उसको भी करेगा। फिर इसके बाद आता है एंशियंट यूनिवर्सिटीज, जैसे नालंदा एंड तक्षशिला। ये क्या है, हमारी जो पुरानी दो यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस थी उस समय की, ठीक। नालंदा कहाँ पे है, ये बिहार में, ठीक। और तक्षशिला कहाँ की है, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय को आप देख रहे हैं कि अभी मोदी जी ने उसका वो भी किया है ना, उद्घाटन किया है, दोबारा से उसको रिस्टोर किया जा रहा है, ठीक। तो नालंदा इन पर्टिकुलर अट्रैक्टेड स्कॉलर फ्रॉम ऑल ओवर एशिया एंड प्लेड अ वाइटल रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। यानी कि नालंदा एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थी एक, कि जिससे कि एशिया के कई सारे विद्वान लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। यस कोमल, कोमल प्लीज। कोमल, एक पैंट और कलर को कैसे एक मिनट, ठीक। स्क्रीन शो हो रही है ना आपको सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है। तो एशियन यूनिवर्सिटीज में क्या कौन सी हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन होती है, नालंदा यूनिवर्सिटी है। क्यों? क्योंकि ये एक अट्रैक्शन पॉइंट था, इसलिए था क्योंकि ये बहुत विशाल थी, मतलब इसका जो एरिया था, वाइड स्प्रेड था, बहुत बड़ा था, ठीक है ना। और क्यों था? क्योंकि ये पूरे एशिया में सबसे बड़ी और पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि बाहर के स्कॉलर्स भी आके पढ़ते थे। तो उससे क्या होता था कि नॉलेज का आदान प्रदान होता था, यानी कि जो बाहर से कोई आ रहा है, जैसे चाइना से कोई आया, ठीक, तो वो क्या है अपने ट्रेडिशन और अपने कल्चर को यहाँ पे लेके आया, है ना। ऑब्वियसली वो अपने जब वहाँ का स्कॉलर है तो वो अपने ट्रेडिशन को लेके आएगा, ठीक। और यहाँ पे जब वो रह रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ की चीजों को भी सीखेगा, और यहाँ की चीजों को सीखने के बाद वो अपने वहां लेके जाएगा चाइना में, तो वहां पे भी उन लोगों को बताएगा इस चीजों के बारे में जो कि उसे यहाँ पे अच्छी लगी होंगी, है ना। और कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि यहाँ के लोगों को चाइना की अच्छी लगे। तो उससे क्या होता है, नॉलेज का एक तो आदान प्रदान होता ही है, ऊपर से कल्चर और ट्रेडिशन का भी आदान प्रदान होता है इससे। अब आप इसमें ये जो मूर्तियों वाला पार्ट देख रहे होंगे, फोटो देख रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या है, ये खजुराहो के मंदिर है ना। उसमें जो मूर्तियां बनी हुई हैं जो मैंने बताई हैं आपको कि रॉक में कार्विंग करके बनाई गई हैं, ये वो मूर्तियां हैं, ये देखिए आप देख रही हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है आपका आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, जैसे कि
The ancient Indian architecture and sculpture heritage is exemplified by the rock-cut caves of Ajanta and Ellora, the temple architecture of Khajuraho, and the intricate carvings in the temple of Belur and Helbid in Karnataka. यानी कि जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर हैं वो क्या है, इंडिया का बहुत ही बड़ा एक क्षेत्र रहा है पुराने टाइम में। क्या किया जाता था, पहले अलग से मूर्तियां नहीं बनाई जाती थी, पूरी की पूरी चट्टान के ऊपर ही मूर्ति को निर्माण कर दिया जाता था। कैसे? कार्विंग कर करके, ठीक है। जो जिसके की एग्जाम्पल कौन कौन से, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, है ना, खजुराहो के मंदिर हैं, है ना, और ये बेलूर और हेलबेड के जो कर्नाटक में मंदिर है, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं कि आपके जो मूर्तियां होती थी वो रॉक के ऊपर ही बना दी जाती थी, ठीक है ना। और जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में दिखाया आपको, देखिए ये नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये वही चीजें हैं, अजंता एलोरा की, वो खजुराहो के मंदिर की मूर्तियां हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि ये पत्थर के ऊपर जो शिला थी उसी के ऊपर कार्विंग करके बनाई गई है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डिटेलिंग के साथ बनाई गई है ये सारी मूर्तियां। तो ये दिखाती है हमारी कि इंडिया में कितना अच्छे तरीके से आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का निर्माण होता था, ठीक। उसके बाद क्या है आपका, मैथमेटिक्स एंड साइंस। एंशिएंट इंडिया मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड साइंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, द डेसिमल नंबर सिस्टम and the works of mathematicians like Aryabhat and Brahmagupta are some notable example। आप जैसे ये दो देख पा रहे हैं ऋषि मुनियों को, ठीक है ना, एक आर्यभट्ट है, एक ब्रह्मगुप्त है, ठीक। तो इसमें क्या है, इंडिया से जो मैंने अभी बताया था आपको कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम है ना, पाई की वैल्यू, ये सब क्या है इंडिया से ही निकले हैं। और उसमें जो सबसे ऊपर नाम आते हैं वो किसके आते हैं, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त के, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये एंशिएंट इंडिया की खोज है ना। इन्हीं के टाइम पे ये तक साबित हो चुका था, जो गुप्त काल था हमारा, गुप्ता पीरियड था, गुप्ता एम्पायर था, उसी के टाइम पे ये भी बताया जा चुका था कि जो पृथ्वी है ना, वो गोल है। ये सोचिए, इतने मतलब करीब करीब 1000 साल हो रही होंगी इस बात को, है ना, और 1000 से भी ज्यादा साल हो चुकी हैं इन बातों को। जो गुप्ता पीरियड था, कम से कम 1500 साल पहले की बात है गुप्ता पीरियड की, ठीक। तो 1500 साल पहले भी हमें ये ज्ञान था कि अंतरिक्ष है कोई चीज, ब्रह्मांड है कोई चीज, है ना, उसमें ग्रह हैं, उसमें सूर्य है, सूर्य अलग है ना, सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है ना। नक्षत्रों के बारे में ये सारी चीजें क्या है, ये किसके द्वारा पता की गई है, हमारे साइंस और मैथमेटिक्स का इतना अच्छा था, इतना स्ट्रॉन्ग पहलू था ये हमारे लिए इंडिया के एंशिएंट में, ठीक है ना। तो ये चीजें, इनमें दो सबसे बड़े नाम कौन से, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, ठीक। इसके बाद आया था मौर्य एंड गुप्ता पीरियड। ये तो दोबारा आ गया, सॉरी, एक सेकेंड, मैथमेटिक्स। फिर आया था आयुर्वेदा, ठीक। ये सॉरी, ये दोबारा से आ गया है। आयुर्वेदा क्या है, ये क्या है, ये इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम है, यानी कि पूरी बॉडी के लिए जो एक हेल्थ सिस्टम है ना, वो सबसे पुराना है ये। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये इंडिया से ही उत्पन्न हुआ है। इट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड माइंड एंड यूजेस नेचुरल रेमेडीज, यानी कि ये क्या चीज दिखाता है कि आपका मन और या फिर आपका जो बुद्धि है या फिर दिमाग है और उसका शरीर के साथ सामंजस्य बिठाना। यानी कि अगर आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि वो संतुलित नहीं है ना, और तो वो क्या है, आपका उसके साथ आपके शरीर के साथ एकदम से सामंजस्य नहीं बैठेगा, ठीक, तो वो आपको परेशानी देगा, ठीक। उस चीज को ठीक करने के लिए आयुर्वेदा आता है। आयुर्वेदा क्या करता है, इसे बैलेंस में लाता है ना। आप उससे क्या करेंगे, अलग अलग रेमेडीज उसकी अपनाएंगे, और जो भी रेमेडीज होती हैं, यानी कि जो भी उपाय होते हैं उनके, वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से नेचुरल होते हैं, है ना। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि आपने आयुर्वेद के संस्थान भी खोले रहे हैं, है ना, इंडिया में आयुर्वेदिक संस्थान भी खुल गए हैं, एम्स के लेवल के खुल गए हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए की जा रही हैं वैसे, लेकिन ये जो है ये हमारे एंशिएंट इंडिया में बन चुका था, ठीक है ना। योग हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सब क्या है, इन्हीं चीजों के पार्ट है। फिर योगा आ गया। योगा क्या है, ये हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए जरूरी होता है, ठीक है ना। और इसके भी यूज कहाँ से मिलते हैं आपको, इंडिया से मिलते हैं। इनके फाउंडर कौन कहे जाते हैं योगा के, पतंजलि, ठीक। द एशियन सेंट पतंजलि योगा सूत्र लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल योगा।
ये जो आप देख पा रहे हैं कुछ पोजेज हैं योगा के, है ना, ये क्या करते हैं आप देखो, जैसे इसमें दिखाया जा रहा है कि एक तो ध्यान की मुद्रा में भी बैठे हुए हैं, है ना, और कुछ एक्सरसाइज करने की मुद्रा में भी बैठे हुए हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या दिखाता है आपको कि आपकी एक तो फिजिकल हेल्थ और ऊपर से मेंटल हेल्थ, ये दोनों को बैलेंस करता है। ओके, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल हेल्थ को भी आपकी को अच्छा करता है। क्यों अच्छा करेगा? जब आप मेडिटेट करेंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो भी बढ़ेगी। जब आप देखिए, हमेशा यही कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 4 बजे या 5 बजे तक उठिए, है ना, उसके बाद आप क्या कीजिए, योगा करिए। हमेशा बोलता है, हर कोई बोलता है, या सैर करने जाइए या थोड़ी सी कसरत करिए, एक्सरसाइज करिए, है ना। वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपकी एक तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है ना, आपका जब स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो उससे क्या होता है, शरीर हल्का होता है। गर्मियों में भी लोग करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं, और जो सर्दियों में एक्सरसाइज करते हैं लोग बाग, उनको सर्दी भी थोड़ी बहुत कम लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा जब एक्सरसाइज करेंगे या योगा करेंगे, है ना, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करेंगे, तो उससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से क्या है, आपको सर्दी का एहसास कम होगा। ठीक, तो इसीलिए वो लोग आपने देखे होंगे कि जो जिम में जाते हैं लोग बाग, अपने घर में कसरत करते हैं, उनको पसीने आ रहे होते हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? सर्दी इतनी पड़ रही है फिर भी पसीना आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अंदर हीटर लगा के बैठा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने शरीर से मेहनत कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कि उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, ठीक है ना। तो इसलिए योगा भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आता है इंडिया, एंशिएंट ट्रेड एंड सिल्क रोड। India played a significant role in ancient trade routes, including the Silk Road, connecting the East and West. Indian goods, physically, particularly spices, textile, and precious stone, were highly sought after. यानी कि जो सिल्क रोड, एक तो क्या है, सिल्क रोड क्या है, वो चाइना से निकल के जाता है पहली बार, इंडिया से निकल के नहीं जाता। ठीक, सिल्क रोड क्यों कहा गया? क्योंकि चाइना में क्या था, वो जो रेशम यानी कि क्या बोलते हैं उसे, सिल्क, है ना, सिल्क का उत्पादन बहुत होता था चाइना में। तो सिल्क क्या है, सिल्क यूरोपियन कंट्री यानी कि वेस्ट की जो कंट्रीज हैं उनमें नहीं मिलता था, तो उनके लोगों को ये चीज बहुत पसंद आई थी। तो उसी का ट्रेडिंग करने के लिए ये सिल्क रूट का निर्माण किया गया था। सिल्क रूट इसलिए बनाया गया कि वहां से ये एक आपको रास्ता दे दी गई कि आप इसके थ्रू अपना व्यापार कर सकते हो आसानी से, क्योंकि पानी के जहाज से व्यापार करना और उसमें कपड़े को ले जाना, टेक्सटाइल को ले जाना ज्यादा खतरनाक था, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, लेकिन इंडिया का भी, जब भाई चाइना है, आपने ये भी सुना है कि जो चंद्रगुप्त से पहले था और चंद्रगुप्त के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या था कि इंडिया में चाइना का भी कुछ पार्ट था। इंडिया इतना बड़ा था कि चाइना का भी कुछ हिस्सा इंडिया के अंदर आता था। और एक कनिष्क रूलर थे कुषाण वंश के, उन्होंने तो चाइना पे भी पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है ना। इंडिया के रूलर थे कुषाण वंश के, कनिष्क नाम था उनका, ठीक है। तो उन्होंने चाइना का मतलब शायद आधे से ज्यादा हिस्सा कब्जा कर लिया था। तो आप सोचिए, कहते हैं इंडिया के पास कितने अच्छे अच्छे राजा थे, कितने शक्तिशाली राजा थे कि उन्होंने चाइना तक पे कर लिया। तो ये क्या है, सिल्क रूट हो गया हमारा। और जो हमारे इंडिया से ट्रेडिंग कौन किस किस चीज की होती थी, स्पाइसेस की होती थी, टेक्सटाइल की होती थी, और प्रीशियस स्टोन्स यानी कि डायमंड हो गया, हीरा, पन्ना, है ना, ये सारी जो अलग अलग स्टोन्स होते हैं उनकी ट्रेडिंग करी जाती थी। इसके बाद आ जाता है हमारे हेरिटेज में एपेक्स एंड माइथोलॉजी। India, ancient India epics like Mahabharata and Ramayana have had a profound influence on Indian culture, ethics and storytelling tradition. अब आप सभी को पता है कि महाभारत और रामायण इंडिया में सबसे ज्यादा प्रचलित 2 महाकाव्य हैं, है ना। तो अब आप देखिए कि इंडिया की जो माइथोलॉजी है वो कितनी ब्राइटर है ना, कितनी विविध है कि उस समय ये रचिए गए। कब? एंशिएंट इंडिया में, ठीक। उस समय उन्होंने ये चीजें ऐसी रची जो कि आज के समय भी इंसान को प्रभावित कर रही हैं, उन्हें सही और गलत का ज्ञान दे रही हैं, है ना। उन्हें ये बता रही है कि आपको रिश्ते किस तरीके से निभाने चाहिए, है ना। ये सारी चीजें उन्होंने कब लिख दी? आज से कम कितने साल पहले? कम से कम 1000 से 1500 साल पहले, ठीक है। उन्हें पता, यानी अब ये कह सकते हो कि उन्हें ये आभास था कि आगे चल के कैसा होने वाला है संसार, या फिर ये भी कह सकते हो आप कि वो इतने विद्वान थे
कि उन्होंने उनकी ये कविताएं थी या फिर जो भी थे, है ना। कई लोग इस चीज को ये भी चैलेंज करते हैं कि ये गलत थी, केवल लिखी हुई कहानियां हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि ये असली में हुआ था, रामायण हुई थी, है ना, राम जी थे, और महाभारत का युद्ध भी हुआ था, है ना। ये चीज अलग डिबेट हो जाती है। लेकिन आप ये देखिए, अगर कहीं पे लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं तो यानी कि उसमें कुछ तो सत्यता होगी, है ना। कोई भी चीज इस तरीके से नहीं लिख दी जाती है बिना साक्ष्य के, ठीक। तो ये अगर लिखी भी हुई है तो भी आप ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से लिखी गई है कि उसके अंदर इतनी आपको सिखाने के लिए चीजें होती हैं कि आप उससे सही गलत एथिक्स, है ना, ये सारी चीजें सीखते हो। फिर इसके बाद आता है क्लासिकल डांस एंड म्यूजिक, ठीक। इसमें क्या आते हैं हमारे डांसेस में, कौन कौन से आ जाते हैं? कथक आ जाता है, भरतनाट्यम आ जाता है, उड़ीसी आ जाता है, मोहिनीअट्टम आ जाता है ना। ये सारी चीजें क्या है हमारी क्लासिकल डांस के अंदर आती है। और हमारा जो म्यूजिक है वो क्या है, इंडिया में दो तरीके का म्यूजिक है, एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नाटिक म्यूजिक। म्यूजिक जो हमारा होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, वो नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है ज्यादा, और कार्नाटिक म्यूजिक होता है वो साउथ इंडिया में देखा जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा हेरिटेज ऑफ इंडिया मेडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकालीन भारत में इंडिया का हेरिटेज कैसा था, ठीक। तो इसमें क्या था कि एक सेकंड, हाँ, इंडिया का जो हेरिटेज था मेडिवल पीरियड में, वो कहाँ से शुरू होता है? आपका 6th सेंचुरी से, है ना, और 18वीं सदी तक चलता है, यानी कि 600 सीई यानी एडी से 1800 सीई या फिर एडी तक, ठीक है ना। और ये क्या दिखाता है? आपका डेवलपमेंट दिखाता है, किस चीज का? कल्चर का, आर्किटेक्चर का, रिलीजन का और पॉलिटिक्स का। अब देखो कल्चर का कैसे दिखा रहा है डेवलपमेंट। जैसे पहले क्या होती थी चीजें, कल्चर के अकॉर्डिंग आप देखो, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आप देखो, तो क्या देखा जाता था? इंडिया में विधवा विवाह नहीं होता था, विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था इंडिया में, ठीक। वो चीज कब आके खत्म हुई? 1800 में इंडिया में आके, है ना, खत्म हो गई। 18th सेंचुरी में आके खत्म हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, कल्चर में भी डेवलपमेंट हुआ, है ना। और इसके बाद हमारा जो आर्किटेक्चर है वो चेंजेस हुआ। उसमें कैसे चेंजेस देख सकते हो आप? तो पहले मंदिर बनते थे, है ना, तो वो क्या थी? हमारी हिंदुस्तानी शैली पे बनते थे सारे, जो मैंने आपको बताए थे कल, द्रविड़ और नागर शैली पे बने थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? पर्शियन इन्वेजन हुआ, है ना, मुगल्स आए और अलग अलग तरीके के, मतलब कोई मिडिल ईस्ट से आ रहा है, पर्शियन आ रहा है, कोई मुगल्स आ रहे हैं, कोई आर्यंस आ रहे हैं, तो इन सब का अटैक हुआ इंडिया पे। तो उनके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बनने लग गया, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें बनने लगी, आर्किटेक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं जो महल बने हुए हैं, है ना, और किले बने हुए हैं आज के टाइम में, उनमें आप उन रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। और रिलीजियंस भी आए अलग अलग तरीके के, वही मुस्लिम रिलीजन, इस्लाम आया, है ना, पारसी आए संग में, सिख धर्म का उत्पत्ति हुई, है ना। ये सारी चीजें क्या है, इन चीजों का भी डेवलपमेंट हुआ है। पॉलिटिक्स कैसे चेंज हुई कि पहले राजा महाराजाओं का चलता था, फिर क्या हुआ कि राजवंश खत्म हो गए, फिर इस्लामिक आ गए, क्या बोलते हैं उसे, गुलाम वंश की शुरुआत हो गई, दिल्ली सल्तनत आई, फिर उसके बाद मुगल काल शुरू हो गया, है ना। तो ये सारी क्या है, आपकी पॉलिटिक्स में चेंज देखा जाता है, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम उसके की एस्पेक्ट। मेडिवल एम्पायर में कौन कौन सी आ जाते हैं? मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया witnesses the rise and fall of several powerful empires and dynasties. Some of the notable one include the Chols. चोल्स क्या थे? साउथ में, साउथ इंडिया में पाए जाते थे चोल साम्राज्य। फिर आया दिल्ली सल्तनत, ठीक। दिल्ली सल्तनत में क्या देखा जाता है? चैट में क्या लिख रहे हो आप लोग? ठीक, दिल्ली सल्तनत आया। दिल्ली सल्तनत के बाद क्या आया? मुगल एम्पायर आया, और मुगल का एम्पायर के समकालीन ही बोला जाता है विजयनगर एम्पायर, ठीक है ना। और विजयनगर एम्पायर के बाद साउथ में सबसे बड़ा एम्पायर क्या रहा? मराठा एम्पायर, जो कि हमारा मुगलों के टाइम पे ही आया था और मुगलों के टाइम पे ही वो खत्म हो गया था। फिर उसके बाद आता है हमारा इस्लामिक इन्फ्लुएंस। इस्लामिक इन्फ्लुएंस जैसे जो कि हमारा दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है ना। दिल्ली सल्तनत से इस्लामिक इन्फ्लुएंस इंडिया के आर्किटेक्चर और कल्चर पे, रिलीजन पे, ट्रेडिशंस पे शुरू हो जाता है। उसमें आप क्या देखते हैं? आर्किटेक्चर में क्या देखते हैं? कुतुब मीनार हो गई, जामा मस्जिद हो गई, रेड फोर्ट हो गया, ये सारी क्या है? ये रेड फोर्ट क्या है? ये मुगल्स के टाइम का है ना। जामा मस्जिद वगैरह भी मुगल्स के टाइम की है।
तो ये क्या है, हमारा इस्लामिक इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा आता है मुगल डायनेस्टी का क्या इन्फ्लुएंस रहा है, ये क्या है 16 सेंचुरी से 18 सेंचुरी तक इंडिया में एग्जिस्ट करती है मुगल एम्पायर, ठीक है। और ये सबसे बड़ा पार्ट है इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री का, ठीक, क्योंकि इन्होंने कम से कम 200 साल राज किया, सबसे ज्यादा। और इनके टाइम में क्या क्या बना था, ताजमहल बना, फतेहपुर सीकरी बनी, रेड फोर्ट बना, है ना, और क्या बोलते हैं, दिल्ली का रेड फोर्ट बना, हुमायूं का मकबरा बना, अकबर का मकबरा बना। ये सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं जो कि मुगल पीरियड के देखे जाते हैं। फिर आ जाता है लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस, यानी कि मेडिवल पीरियड में क्या देखते हैं आप कि जैसे जब इस्लामिक इन्वेजन हो गया, पर्शियन इन्वेजन हो गया, तो इसमें क्या आई, उनकी भाषा भी आई साथ में, है ना, पर्शियन और अरेबिक भाषा, ठीक। तो उसकी जो लिटरेचर बनाई गई, ठीक है, क्योंकि देखो आप ये देखोगे कि जो बाबर था, है ना, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो किसमें लिखी थी, अरेबिक में, ठीक है ना। फिर उसका हिंदू में अनुवाद, सॉरी हिंदू बोल रहा हूँ, उर्दू में उसका अनुवाद किया गया। अरेबिक अलग है और उर्दू अलग है, ठीक है ना। ऐसी पर्शियन लैंग्वेज भी एक अलग है, ठीक। तो इसको देखो आप क्या बोलोगे, इनको क्या बोलेंगे, अकबरनामा और तुजुक ए जहांगीरी। ये क्या है, ये जहांगीर की आत्मकथा है, तुजुक ए जहांगीरी। अकबरनामा क्या है, ये अकबर का है। एक बाबरनामा है, वो बाबर की आत्मकथा है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है, ये इनके लिखे हुए लैंग्वेज में, जो उनकी भाषा में लिखे हुए थे उस समय की में, पर्शियन में, अरेबिक में, है ना, ये सारी उसकी लिटरेचर है। फिर आ जाता है, सॉरी आगे नहीं बढ़ाया मैंने, ये आ जाता है फिर सिंक्रेटिक कल्चर। इसमें क्या आ जाता है, आपको डेक्कन का पार्ट देखने को मिलता है। डेक्कन रीजन कौन सा है, हैदराबाद वाला रीजन, है ना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये वाला रीजन क्या है हमारा, डेक्कन रीजन कहा जाता है। द syncretic culture can be seen in the music, art, architecture where Hindu and Muslim influence blend harmoniously। अब देखो जैसे जो विजयनगर एम्पायर था, उसी के साथ साथ, है ना, एक नदी बह रही थी विजयनगर एम्पायर के बॉर्डर पे, गोदावरी नदी, ठीक, और उसी के ऊपर था बहमनी एम्पायर। तो बहमनी एम्पायर क्या था, जो कि मुस्लिम के द्वारा रूल किया जाता था, और जो विजयनगर एम्पायर था वो हिंदूज के द्वारा रूल किया जाता था। और बीच में बॉर्डर क्या क्या काम कर रही थी, नदी, ठीक। तो जो नदी के दोनों साइड, जो नदी के दोनों साइड जो वाला क्षेत्र था, वो क्या था, एक तरीके से ब्लेंड बन गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के कल्चर को वहां पे लोग सेलिब्रेट करते थे, या फिर उसको अपना लिया था उन्होंने, या फिर उसको इस तरीके से रह रहे थे कि हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, जो कि बॉर्डर वाले क्षेत्र में देखा जाता था ज्यादा, ठीक है ना। ये हमारा क्या बता देता है कि सिंक्रेटिक कल्चर बता देता है कि जो कि डेक्कन वाले क्षेत्र में पाया जाता है। फिर क्या जाता है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, ठीक। ये क्या है, द मेडिवल एरा ऑल्सो गिव्स द राइज ऑफ सूफीज्म इन इस्लाम एंड भक्ति मूवमेंट इन हिंदुइज्म। दिस स्पिरिचुअल मूवमेंट emphasizes devotion, love and direct connection with the divine, promoting religious tolerance and inclusivity। यानी कि ये इस मेडिवल एरा में, यानी मध्यकालीन भारत में ही सूफीज्म यानी कि सूफी नामा इन इस्लाम के अंदर, और भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति काल हिंदुओं में इस चीज की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इनका मतलब क्या होता है, ये किस चीज पे जोर देते हैं, ये किस मूवमेंट एम्फसाइज करते हैं, यानी जोर देते हैं डिवोशन यानी कि भक्ति पे, ठीक। लव एंड डायरेक्ट कनेक्शन विद द डिवाइन, यानी उनके साथ प्यार और जो कनेक्शन है एक आम इंसान का किसके साथ, भगवान के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है। आपने देखा होगा कई सारे सूफी संत, है ना, और जो भक्ति करने वाले होते हैं वो भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं दिया जाता है, वो किसी और चीज पे ध्यान देते ही नहीं है ना। ये भी कहा जाता है कि अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, है ना, अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको किसी और की जो भी बात कोई कह रहा है, कोई गाना बजा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको उस चीज से कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ये भी हो सकता है कि आप इतने लीन हो जाओ भक्ति में कि आपको उसकी बात सुनाई भी नहीं दे, लेकिन अगर आपको उसकी बात, आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको उसकी बातें सुन के किसी और की या फिर गाना सुन रहे हो, तो उससे आपका मन विचलित हो रहा है ना। तो यानी कि आप उतने तरीके से उस क्षेत्र में अपने भक्ति में उतने नहीं लीन हो जितने की होना चाहिए, यानी कि आपको दूसरे की बातें प्रभावित कर रही हैं, जबकि आप अपने ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर रहे हो। उस समय आपको अगर दूसरे की बातें प्रभावित कर दें, तो यानी कि वो भक्ति में कुछ ना कुछ कमी है ना।
तो ये वाली बातें हो गई। इसके बाद आ जाता है हमारा मेडिवल एम्पायर। ठीक, नहीं 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 नहीं, ये क्या है? सूफी एंड भक्ति मूवमेंट हो गया। ये क्या है? ठीक ठीक ठीक। फिर आया था मेडिवल आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी मध्यकाल में जो आर्ट और आर्किटेक्चर का क्या क्या हुआ। तो इसमें आप देखोगे फोर्ट्स बने, पैलेसेस बने, मॉस्क बने, मॉस्क यानी मस्जिद। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखोगे, इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल का ज्यादा यूज किया गया, जैसे गोल गुम्बद और चार मीनार, है ना। ये क्या है, ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस को दिखाते हैं पूरी तरीके से, है ना। जो गुम्बद होते हैं, जो ताजमहल में जैसे गुम्बद है ना, और जो चार मीनार है, यानी चार मीनारें बनाई जाती हैं हर जगह। आपने देखा होगा मीनारें बनी होती हैं इन लोगों के, जो भी मुगलों के और इस्लामिक इन्फ्लुएंस वाले आर्किटेक्चर होते हैं, उनमें मीनारें जरूर बनाई जाती हैं। जैसे कुतुब मीनार बनी हुई है, ताजमहल के भी चारों तरफ आपको मीनार देखने को मिलेगी, ठीक है ना, उसमें गुम्बद भी है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये मेडिवल एरा में क्या था, इस्लामिक इन्फ्लुएंस था, इसलिए वहां का आर्किटेक्चर भी इसी तरीके का हो जाता है। फिर आ जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स। इसमें क्या था कि सिल्क रोड हो गई थी, है ना, और उससे क्या होता था, हमारा जो मिडिल ईस्ट या फिर ईस्ट वाला रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया है, उसमें क्या होता था, ट्रेड किया जाता था यूरोप के देशों में, यानी वेस्ट के देशों के साथ। और किस चीज का करते थे, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, है ना, हीरा पन्ना, मोती, ये सारी चीजों का इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी उस समय में, तो उनका ट्रेड किया जाता था। ठीक, उसके बाद आया था पेंटिंग एंड मिनिएचर। मुगल पीरियड में क्या था, पेंटिंग्स पे ही बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। आप अभी भी सर्च करेंगे अगर गूगल पे, तो आपको अकबर की पेंटिंग दिखाई दे जाएगी, औरंगजेब की पेंटिंग दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था, पेंटिंग क्या होती है, जिसमें पेंट कर दिया जाता है, और एक होता है स्केच, जो कि केवल पेंसिल से किया जाता है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो इसमें मिनिएचर्स और जो छोटी छोटी कलाकृति बनाई जाती हैं, ये सारी चीजों का उदय हुआ था मुगल पीरियड्स में। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा मेडिवल वॉरफेयर। ठीक, यानी कि जो वॉर करने का तरीका था वो भी कितना बदला। द मेडिवल पीरियड वाज मार्क्ड बाय न्यूमरस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैटल्स अमंग द डिफरेंट डायनेस्टीज। The use of elephant in warfare and the development of artillery fortification were notable features। यानी कि जो मेडिवल एरा में जितने भी क्या हुआ था, बहुत सारे जैसे दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत में भी 4-5 वंश थे, है ना, खिल्ली वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, गुलाम वंश, है ना, लोधी वंश। लोधी वंश सबसे लास्ट था। ठीक, तो क्या था, उनमें क्या होती रहती थी भाई, एक राज्य खत्म हो रहा है, एक साम्राज्य खत्म हो रहा है, तो दूसरे का उदय होता था। तो वो खत्म कैसे होता था, जब लड़ाई होती थी, वो एक राजा मर जाता था, तब दूसरे का कब्जा हो जाता था। तो इसमें क्या देखा गया था, बहुत सारी लड़ाइयां देखी गई। तो उसमें क्या देखा गया है कि हाथियों का यूज करते थे, है ना, और बाबर क्या है, सबसे पहले तोप लेके आया था इंडिया में। ठीक है ना, किससे, इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए जब आया था, तो उसने ये देखा कि भाई इब्राहिम लोदी पे क्या थे, हाथी थे। अब उसके पास क्या थे, घोड़े थे, क्योंकि वो कहाँ से आया था, मिडिल ईस्ट से आया था, वहां पे घोड़े की नस्लें बहुत अच्छी होती हैं। तो उसके पास क्या थे, घोड़े। उसने देखा कि भाई हाथियों का मुकाबला घोड़े कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ऊंचाई पे भी होता है काफी, जो राजा बैठा होता है उसमें, है ना, और हाथी को मारना इतना आसान भी नहीं होता है। तो वो क्या लेके आया अपने साथ, तोप खाने लेके आया, यानी कि तोपों को लेके आया। उसके एक तोप से उसने सभी की पूरी तरीके से जंग में नेस्तनाबूद कर दिया इब्राहिम लोदी को। ठीक है ना, तो ये क्या दिखाता है कि आर्टिलरी का किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ था, है ना। फोर्टिफिकेशन, यानी किस तरीके से उन्होंने अपने किले बंदी करी थी, यानी कि जो उस टाइम के आप किले देखते हो, तो उसमें इस तरीके से बनाए जाते थे कि वहां पे तोप रखी जाती थी किले की दीवारों पे, है ना, जिससे कि कोई भारी आक्रमण हो रहा हो तो उसे उससे बचा जा सके। ठीक, इसके बाद आया था हमारा मेडिवल क्विजीन, यानी कि खाने पीने का कितना प्रचार प्रसार हुआ था और क्या क्या चीजें आई थी। तो भाई देखो, पर्शियन लोग आए, मुगल्स आए, तो वो क्या अपना खाना भी लेके आए साथ में। ठीक, जैसे कबाब हो गए, बिरयानी हो गई, ये सारी क्या चीजें मुगलई डिशेज हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं आपको उस समय की, जो कि नॉन वेजिटेरियन ज्यादा था। ठीक है, तो ये मेडिवल कुजीन्स में आ जाता है। इसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमी एंड साइंस। मेडिवल एरा में ही चेंज नहीं हो रही है। नहीं, मैंने अभी करी नहीं है। अच्छा ओके, हाँ आगे बढ़ानी थी, सॉरी। हाँ अब हो गई, हो गई। यस सर।
हाँ ठीक, वो बढ़ाई नहीं थी मैंने, सॉरी भूल गया। ठीक है ना। तो इसमें साइंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है इस समय में, क्योंकि जब जो आपके एस्ट्रोनॉमर वो मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट वगैरह, उन्होंने ये चीजों की खोज कर दी थी। तो उसके बाद क्या था, लोगों को चीजें समझने में, जैसे किसी तोप से अगर आपको मारना है किसी दुश्मन को, तो आपको क्या आनी चाहिए, बेसिक मैथ आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए कि आप कितनी ऊंचाई पे उस तोप के मुंह को करोगे तो कितनी दूर तक जाएगा आपका गोला, है ना। तो इन चीजों का भी विकास हो चुका था अच्छे से। फिर क्या आया था, इंडियन मॉडर्न, सॉरी हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये हो जाती है हमारी मॉडर्न इंडिया की बात होगी अब इसमें। मॉडर्न इंडिया कहाँ से शुरू हुआ आपका, इंडियन मॉडर्न हेरिटेज रिप्रेजेंट द मल्टीफेसेड एंड evolving tapestry that encompasses political, cultural, social and economic transformation from late 18th century to the present day। यानी कि इसमें क्या आएगा आपका, लेट 18th सेंचुरी यानी कि आपकी जो 1900 वाली जो सन शुरू हुई है उस समय की बात, यानी उससे थोड़ा बहुत पहले से, वहां से शुरू होता है आपका क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, और जो कि आज का समय है प्रेजेंट डे तक। ठीक है, इसमें आप क्या देखेंगे, कोलोनिज्म, कोलोनियलिज्म, यानी कि जो कॉलोनीज बनी थी, जो मैंने बताई थी आपको पहले भी कि फ्रेंच आए, डच आए, पोर्टुगीज आए, है ना, फिर आए ब्रिटिश। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और उनके बीच का जो स्ट्रगल रहता है, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए, है ना। उसके बाद इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस नेशनल बिल्डिंग है, वो बहुत बड़ी चीज है कि उस समय इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, है ना। तो ये चीजों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, पहला की एस्पेक्ट क्या है हमारा, कॉलोनियल लेगेसी, यानी कि द मॉडर्न पीरियड बिगिन विद द अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनी पावर, प्राइमरली द ब्रिटिश। क्यों ब्रिटिश को क्यों कहेंगे हम, प्राइमरी पे क्यों रख रहे हैं, बाकी भी तो आई थी, आप कहोगे कि सर आपने और भी तो बताई, लेकिन ब्रिटिश के बारे में क्यों बात करनी है यहाँ पे, इसलिए करनी है क्योंकि हमारा जो इंडिया पे सबसे ज्यादा कब्जा किसने रखा, ब्रिटिशर्स ने, है ना। तो 1600 से आए वो, और कब छोड़ा उन्होंने, 1947 में। ठीक, तो इतने टाइम पीरियड तक उन्होंने अब हमारे ऊपर कब्जा रखा, और पूरे इंडिया पे कब्जा रखा। सबसे बड़ी बात कि किसी एक हिस्से पे कब्जा नहीं रखा, पूरे इंडिया पे रखा। colonial rule significantly impacted इंडिया इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब देखो इंडिया की इकोनॉमी पे तो बहुत फर्क पड़ा था, क्या है, वो सब चीज लूट लूट के ले गए यहाँ से, है ना। लेकिन सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत काम भी किए, जैसे दास प्रथा खत्म कर दी, विधवा पुनर्विवाह खत्म कर दिया, सती प्रथा खत्म कर दी, है ना। और जो दलित होते हैं, SC ST के लोग होते हैं, पिछड़ी जाति के लोग होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, उनके लिए सुधार किए गए, उनके लिए पढ़ाई का रास्ता खोला गया, है ना। ये सारी चीजें करी गई, ट्रेन शुरू करी इंडिया में, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी लाए इंडिया में। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल जो था बहुत ही ज्यादा बुरा था। हाँ माना हमने, अत्याचार बहुत सही उनके, है ना, उन्होंने अत्याचार किए भी हमारे ऊपर बहुत सारे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया में कुछ कुछ डेवलपमेंट भी किया था, है ना। स्कूल्स बनवाए, है ना, इंग्लिश वाले स्कूल, जो उनके क्रिश्चियन लोग जो थे वो क्या चाहते थे कि भाई उनको इंग्लिश के अलावा हिंदी इतनी अच्छे से नहीं आती थी, तो वो क्या चाहते थे कि यहाँ के कुछ लोग ऐसे हो जाएं जो कि दोनों भाषाएं सीखते हो। तो उन्होंने स्कूलों का निर्माण कराया, और बिना किसी भेदभाव के, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है जाति भेद में, ये चीजों का हटा के उन्होंने क्या किया, सभी को शिक्षा दी। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे सोसाइटी के लिए भी काम किया उन्होंने। वंश अपना माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सोसाइटी के लिए काम होता है। पॉलिटिकल लैंडस्केप, जैसे कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ, है ना, नरम दल गरम दल बने उसमें से, फिर गदर पार्टी बनी, है ना। वो इंडिया में नहीं बनी, वो इंडिया के बाहर बनी थी, ब्रिटेन में बनी थी, लेकिन वो क्या थी, इंडिया से ही इन्फ्लुएंस थी, इंडिया के लिए ही इन्फ्लुएंशियल काम करती थी। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई अपनी पार्टी, स्वराज पार्टी बना दी, है ना, और अलग अलग तरीके की पार्टियां बनी। तो इससे क्या है, एक पॉलिटिकल लैंडस्केप बन गया कि अलग अलग पार्टी का अलग अलग एजेंडा था, अलग अलग उनके अप्रोच थी, किस तरीके से उन्हें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए इनसे, कॉलोनीज से। फिर इसके बाद आता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि इंडिया के जो इंडिपेंडेंस वाले मूवमेंट हुए थे उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उनमें कौन कौन लोग सबसे आगे पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले नाम क्या आता है, ये क्या है, ठीक, तो इसमें सबसे ज्यादा आगे कौन से पाए जाते हैं, हमारे महात्मा गांधी, है ना।
महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, और जवाहरलाल नेहरू हो गए, है ना, और भगत सिंह हो गए। ठीक, ये सारे लोग क्या कहे जाते हैं, हमारे इंडिया के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के सूत्रधार बोले जाएंगे एक तरीके से, ठीक है ना। चंद्रशेखर आजाद हो गए, इन लोगों ने बहुत सारे मूवमेंट किए। ठीक, तो जिससे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस पाने में आसानी हुई, मतलब आज आसानी तो नहीं हुई, लेकिन उससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि इंडियंस को भी अब अपने हकों के लिए लड़ना आ गया है, तो उन्हें उनकी आजादी दे देनी चाहिए। ठीक है ना। इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद कम से कम नहीं तो 50 से 60 साल का संघर्ष रहा, जो कि कड़ा संघर्ष था, जिसमें कई सारे नेता जेल भी गए। महात्मा गांधी जेल गए, नेहरू जेल गए, सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवा दी गई, भगत सिंह की हत्या कर दी गई, है ना, और चंद्रशेखर आजाद की घेर के हत्या कर दी गई। ठीक, और कई सारे ऐसी भी, जलियांवाला बाग कांड हुआ, है ना, बाल गंगाधर तिलक की हत्या कर दी गई। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली, है ना, लेकिन फिर भी ये है कि इन सबके प्रयासों के द्वारा जरूर मिली। फिर आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड ए सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन। The Constitution of India adopted in 1950 is a remarkable document that guarantees fundamental rights, freedoms and social justice। यानी कि जब आजादी मिल गई उसके बाद इंडिया ने क्या अपनाया, एक डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्र को अपनाया, है ना, ये वाला सिस्टम अपनाया कि प्रजा करेगी राज, है ना, प्रजा चुन के भेजेगी हमारे प्रतिनिधियों को अपने को, और वो हमारे लिए काम करेंगे। और सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि किसी भी धर्म के बीच में, है ना, जातिवादी ये कोई भेदभाव नहीं होगा, सब कुछ समान है सभी के लिए। ठीक है, और वो कब अपनाया गया, 1950 में अपनाया गया। और वो क्या देता है, हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी कि आपके मौलिक अधिकार देता है कि जो आपके लिए आधारभूत होते हैं, जैसे अनटचेबिलिटी का, है ना, कि सभी को अगर कोई आपके साथ अछूत वाला व्यवहार करता है तो वो गलत है, उसको जेल हो सकती है। राइट टू फ्रीडम होता है कि बोलने का अधिकार है, आप अपनी बात कहीं पे भी रख सकते हैं, है ना। इस मीटिंग में भी अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बिल्कुल बोलेंगे, लेकिन डिस्टर्ब करने के लिए नहीं बोलना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है कि आपको जीने का अधिकार है ना, कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। ठीक, अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों को छेड़छाड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ जाने का भी अधिकार है आपको, है ना। ये सारे आपको कर्तव्य अधिकार दिए गए, किसके द्वारा दिए गए, कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए, फ्रीडम्स दी गई, आपको सोशल जस्टिस दिया गया, है ना। सोशल जस्टिस किसके लिए था, मेनली जो बैकवर्ड क्लास थे, जो कि दबे कुचले लोग थे, जो कि SC/ST में आते हैं, है ना, उन लोगों के लिए क्या था, सोशल जस्टिस था, इस तरीके से कि वो लोग भी समाज में उतना ही हक रखते हैं जितना कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य रखता है, ठीक है ना। जो कि SC/ST वाले जो दलित लोग हैं, है ना, अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, तो उनके भी वही अधिकार हैं जितने की उन लोगों के अधिकार हैं। उनका भी इंडिया के संसाधनों पे उतना ही अधिकार है जितना कि छोटे और दबे कुचले लोगों के लिए है। ठीक, इसके बाद आ जाता है हमारा कल्चरल रेजिडेंस। ठीक, ये क्या हो जाता है, द मॉडर्न पीरियड सॉ द कल्चरल रेनेसेंस विद द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट। एक सेकंड, इसमें आगे नहीं बढ़ाना, एक सेकंड, ये हो गया, अरे इसमें है नहीं, सॉरी। ठीक, इसमें मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या हुआ। द रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक, फिगर लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, रविशंकर मेड द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। यानी कि जो क्या हुआ, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे ऐसे विद्वान भी थे, और इंडिया के पहले भी, आजादी से पहले भी, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, रविशंकर हो गए, है ना, ये बिरजू महाराज हो गए, ये क्या थे, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, ये सारे क्या है, ये चीजों को, जैसे हमारे बीरबाल अम्बेडकर थे, है ना, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं, किस चीज के ऊपर लिखी हैं, अपने पिछड़ों के ऊपर लिखी हैं कि किस तरीके से उनके संग भेदभाव किया जाता था। तो इससे क्या है, लोगों के अंदर यही बताया जाता है कि ये चीजें गलत थी, कितनी अलग थी और गलत थी। ठीक, कि साउथ में क्या रखा जाता था, देवदासी रखा जाता था, है ना, पिछड़े लोगों की प्रथम जो संतान होती थी, अगर वो लड़की हुई है तो उसे देवदासी बना दिया जाता था, यानी मंदिर में वो रहती थी और वो सेवा करती थी। ठीक, और कई जगहों पे ऐसा भी था, जो आदिवासी लोग थे उनको स्तन ढकने का, जो औरतें थी वहां की, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। तो ये सारी चीजें थी जिनको उजागर किया गया उनके लिटरेचर के द्वारा, जिन पर रोक लगाई गई कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार मिले उसके। ठीक है, फिर इसके बाद आया था हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या आ जाता है, जब हमारी सरकार बन गई पहली, है ना, तो 1951 के बाद हमारे क्या शुरू हुए, 5 ईयर प्लान शुरू हुए, जिससे क्या हमें पता चला कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें हमने अच्छा किया, फिर हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको अच्छा किया, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया। तो ये क्या हो जाता है, हमारा जो 5 ईयर प्लान से पंचवर्षीय योजना जो बोली जाती है वो हमने इम्प्लीमेंट करके इन चीजों में सुधार लाए, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन चीजों में हम लेके आए। फिर आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, हमारा 1960 से 70 के दशक में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया वो क्या था कि हम पैदावार को बढ़ाएं, किस तरीके से बढ़ाएं, है ना, तो फार्मिंग टेक्निक्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। जो मॉडर्न टेक्निक्स थी उस समय की, तो उन पे जैसे ट्रैक्टर का यूज करना, केवल हल से ही नहीं खेत को जोतना है ना, तो ट्रैक्टर का यूज करना, उसमें खाद का यूज करना, नए नए फसलों के बीज लाना, तो ये सारी चीजें क्या थी, ये ग्रीन रेवोल्यूशन था। ये किसके द्वारा एक तरीके से इसको क्रेडिट किसे दिया जाता है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का, MS स्वामीनाथन को, ठीक है ना, नाम याद रखना। सर टाइम हो गया सर। अच्छा ठीक है, 5 मिनट और बस, ये यूनिट खत्म हो जाएगी फिर, ठीक। फिर आ जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि इसमें किसकी बात करेंगे हम, IITs हो गई हमारी, IIM हो गई, इसरो हो गया, DRDO हो गया। तो ये क्या होते हैं, हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद की बातें हैं, ठीक है ना। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत कब हुई, जब हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस मिल गया हमें। ये इसरो की स्थापना कब हुई, 1960-65 के दशक के बाद, ठीक है ना। IITs हमारे 1955 के बाद शुरू हो गए थे, IIM वगैरह भी शुरू हो गए थे, है ना, इंजीनियरिंग वगैरह। तो ये सारी चीजों का भी हमारा एडवांसमेंट देखने को मिलता है हमें पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर आ जाता है सिनेमा और एंटरटेनमेंट, है ना। तो इसमें क्या होती है, हमारी पहली बोलती पिक्चर और पहली गूंगी पिक्चर, ये एक आलम आ रहा जिसमें कोई डायलॉग नहीं था, पहली बोलती पिक्चर मिलेगी आपको राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये इन चीजों का भी एडवांसमेंट हुआ, इसमें हमारे अलग अलग तरीके के बॉलीवुड स्टार्स निकले, हमारा बॉलीवुड फेमस हुआ पूरे ऑल ओवर द ग्लोब, है ना। जो एक थी मदर इंडिया मूवी थी, ठीक, वो किस टाइम की मूवीज है, 60s के टाइम की बात शायद है। एक मुगले आजम थी, है ना, वो भी 60s के आसपास की मूवी है, ब्लैक एंड व्हाइट में थी, लेकिन मदर इंडिया थी वो थी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, सोचिए उस समय, है ना। तो यानी किस तरीके का सिनेमा का डेवलपमेंट हुआ वो चीज दिखाता है। फिर आ जाता है न्यूक्लियर पावर एंड डिफेंस। तो इंडिया की जो न्यूक्लियर पावर की क्षमता कब मिल गई इंडिया को, 1975 में, जब इंदिरा गांधी के समय में पहला पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। उसके बाद 98 में भी एक बार हमने अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में भी एक और टेस्ट किया, जिससे कि क्या हुआ हमारे पास, और ये टेस्ट इसलिए किए जाते थे कि हमें उसका डाटा मिल सके कि हमारे पास कितनी पावरफुल न्यूक्लियर पावर है ठीक है ना। तो ये सारे टेस्ट इसलिए किए जाते हैं कि उससे हमें पता लग सके कि हम कितने केपेबल हो चुके हैं न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में, ठीक है ना। अब न्यूक्लियर पावर केवल हथियार बनाने के लिए नहीं थी, है ना, उससे क्या था, बिजली भी बनाई जाती है, तो उसका भी हमने खूब यूज किया। 1960 के दशक में हमने ये चीज शुरू कर दी थी कि जिससे कि हम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के द्वारा बिजली का उत्पादन शुरू कर चुके थे। सोचिए आजादी के केवल 10 साल के अंदर। फिर आया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1990 में इंडिया की हालत बहुत बुरी हो गई थी इकोनॉमी के मामले में, ठीक है ना। तब मनमोहन सिंह उस समय वो थे फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि वित्त मंत्री थे। तब उन्होंने क्या किया, इंडिया को दुनिया के लिए खोल दिया, लिबरलाइज कर दिया, यानी कि जो कुछ रोक लगी हुई थी इंडिया में लगा रखी थी कि इतने से कम हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ज्यादातर क्या है सरकारी चीजें रहेंगी, प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, तो ये चीजों पे रोक से हटा दिया गया। फिर उससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, इससे क्या हुई, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हुई। तो और इसी समय में आपको क्या मिलता है, आईटी इंडस्ट्री का उदय होने को मिलता है इंडिया में। सबसे पहले इंडिया में 90s में ही कंप्यूटर्स आए थे, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहाँ पे आने लग गई, IBM आई, माइक्रोसॉफ्ट आई, है ना। तो ये सब उदय कहाँ से हुआ, 1990s में। फिर उसके बाद आया था सोशल चेंज। अब सोशल चेंज क्या हुआ, हमारे जब आजादी मिल गई हमें, देखिए सोशल चेंजेस की बात करें तो हमें आजादी के पहले भी हमारे यहाँ की स्त्रियां पूरी तरीके से भागीदारी करती थी मर्दों के साथ, लेकिन जब हमारे पास हमें आजादी मिल गई तब हमारी जो स्त्रियां थी उन्हें सोसाइटी में, है ना, उतना सम्मान ज्यादा मिलने लग गया। यानी कि जैसे हमारे क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन से जो है ना, यानी IIT IIM, उनमें भी उन्होंने क्या किया, अपनी भागीदारी ली, है ना। उससे क्या हुआ, इंडिया का जो सोशल एस्पेक्ट था वो थोड़ा चेंज होने लग गया। इसमें क्या देखने को मिलता है,
कि जो औरतें थी वो भी इंसानों के साथ, मतलब सॉरी इंसान बोल रहा हूँ, मर्दों के साथ मिलके काम करने लग गई। किस किस क्षेत्र में? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, है ना, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, ठीक है ना। तो ये इससे क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है उसका चेंज देखने को मिलता है। और क्या चेंज है? वो हमारा पॉजिटिव चेंज है, इंक्रीज है ना। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। फिर होता है डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। ये क्या है? India's modern heritage is characterized by its commitment to the diversity of pluralism. The country's secular nature ensure religious and cultural freedom for all citizens. यानी कि जो मैंने सबसे पहले बात बोली थी, जब आजाद हुआ तो इंडिया ने क्या अपनाया था? सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया था। यानी कि वो किसी भी धर्म में, किसी भी कल्चर में, किसी भी जाति में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि सभी नागरिकों को उतनी ही स्वतंत्रता दी जाएगी जितनी कि किसी स्पेशल इंसान को दी जा रही है या किसी प्रधानमंत्री को मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है डाइवर्सिटी में, यानी कि अनेकता में एकता भी कही जा सकती है कि सभी लोग एक साथ रहते हैं, है ना। ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद आया था ग्लोबल एंगेजमेंट। अब जब क्या हुआ कि इंडिया हैज एक्सपेंडेड इट्स ग्लोबल एंगेजमेंट थ्रू डिप्लोमेसी, ट्रेड, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज कंसिडर्ड ए मेजर प्लेयर इन रिलीजन, रीजनल एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। तो ये क्या होता है, जैसे इंडिया ने क्या किया, अब जैसे इंडिया के पास पहले क्या था? इसरो नहीं था, है ना। इसरो ना होने से क्या था? इंडिया सैटेलाइट नहीं भेज सकता था। इंडिया के पास मिसाइल नहीं थी, डीआरडीओ नहीं था, तो इंडिया के पास मिसाइल्स नहीं थी। तो इंडिया को क्या माना जाता था कि वो एक बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है। लेकिन जब डीआरडीओ बना, इसरो बना, तो उससे इंडिया की कैपेबिलिटीज का पता चला दुनिया को कि नहीं, इंडिया ने ही सैटेलाइट लॉन्च कर दी, है ना, और मिसाइल्स बनाई, अग्नि, पृथ्वी, है ना। ये सारी क्या है, जो शुरुआत की स्टेजेस की मिसाइल्स थी। तो इससे दुनिया को ये लगा कि हाँ, इंडिया में भी क्या है, बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट हो रहा है। उसके बाद क्या किया इंडिया ने? न्यूक्लियर पावर पे अपना कब्जा कर लिया कि उन्होंने न्यूक्लियर पावर से केवल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, हथियार भी बना लिए, ठीक। उसके बाद आईटी इंडस्ट्रीज आ गई, इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लग गया। तो ये क्या है? ये इंगेजमेंट दिखाता है डिप्लोमेसी और ट्रेड का, है ना, कि इंडिया के पास भी डिप्लोमेसी की ताकत आई। जब अपने को सुदृढ़ बनाओगे, आप अपने को अच्छा दिखाओगे, है ना, बनाओगे, तभी तो आपको दुनिया पहचानेगी। तो इंडिया ने खुद को इसके काबिल बनाया, है ना। और यही हमारा दिखाता है कि कितना हमारा ग्लोबल एंगेजमेंट है, हमारा रीजनल प्लेयर। हमारा ये की पॉइंट हमारे लिए यही है कि इंडिया ने अपने संग जो सुधार किए आजादी के बाद, वो सबसे मेन चीज है। जो आज का स्ट्रक्चर इंडिया का खड़ा है, वो उस टाइम के निर्णयों के ऊपर खड़ा है। जब इंडिया आजाद हुआ था, अगर उस समय गलत फैसले ले लिए जाते, है ना, तो आज जो इंडिया है आपके सामने, आज हम एसी में आराम से, है ना, अच्छी तरीके से रह रहे हैं। लेकिन तो वो अगर फैसले अगर गलत ले लिए जाते उस समय, अगर आप सोचिए कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं दी जाती, हर किसी को अधिकार नहीं दिए जाते, तो जैसे साउथ कोरिया में है सब चीजों में पाबंदी है ना, रशिया में है कुछ चीजों पे पाबंदी है कि आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप पुरजोर विरोध कर सकते हो हर किसी चीज का और अपनी बात रख सकते हो, है ना। दबे कुचले लोग जो थे हमारे यहाँ के SC ST से बैकवर्ड क्लास था, है ना, उनको अधिकार नहीं मिलते, तो वो उनके लिए भी एक तरीके से क्या होता, गलत होता। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए क्या किया इंडिया ने, हर किसी को अपने साथ लेके चले, इंडिया वाले, है ना, सबको साथ लेके चले, आगे चले, और उससे क्या हुआ, इंडिया को सुदृढ़ बनाया और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपने को साबित किया, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है इंडिया का मॉडर्न हेरिटेज, ठीक। ये यूनिट यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। थैंक यू। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूंगा।